अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो अगेन। काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से गायब हो गया था, तो आई एम रियली सॉरी यार। मुझे भी नहीं पता कि क्या सीन चल रहा है, कोई साइकोलॉजिकल सा ही मसला चल रहा है। वीडियो बनाने को दिल ही नहीं कर रहा था। अभी भी मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद अपने आप को फोर्स करके मतलब कि वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ इधर। इसके बारे में इतना मैं डिटेल के अंदर बात नहीं कर सकता, क्योंकि भाई मुझे भी समझ नहीं आ रही कि क्या चल रहा है। इधर ही मैं बैठा रहा था सारा दिन, कोई काम शाम नहीं कर रहा था। खैर कम बैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उम्मीद है कि अब मैं ज़्यादा वापस कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसके अलावा तो मैं कोई काम करता भी नहीं हूँ। तो काफ़ी वेट सा सीन चल रहा है, पता नहीं 2-3 महीनों से ये सीन चल रहा है। बात करें पहली अपडेट की, तो हम लोगों ने जहाँ पर छोड़ा था सिस्टम वहीं का वहीं चल रहा है। आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर अभी तक मसले ख़त्म नहीं हो रहे। मैंने सोचा था कुछ हफ्ते पहले कि मैं ले लेता हूँ, लेकिन फिर जब भी मैं लेने का सोचता हूँ कोई नया मसला सामने आ जाता है। अभी जो मसला सामने है ना वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि आईफोन 15 प्रो मैक्स के जो डिस्प्लेज है ना वो काफ़ी ज़्यादा बर्न हो रहे हैं। मतलब कि आप लोगों को पता है कि आईफोन्स के अंदर या फिर किसी भी ओलेड डिस्प्ले के अंदर बर्निंग का इशू रहता ही है। आप चाहे सैमसंग के फोन की बात करो, चाहे किसी भी कंपनी के फोन जो कि ओलेड या फिर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आते हैं, उनके पिक्सल डेड होते हैं। लेकिन ये जो मसला आ रहा है ना आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि डिस्प्ले का कोई पोर्शन किसी किनारे के अंदर, किसी एज के ऊपर, किसी बेजल के ऊपर थोड़े से पिक्सल डेड हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर तो पूरे का पूरा आईफोन ही डिस्प्ले बर्न कर रहा है। इसको लेके एप्पल वाले अभी तक के लिए जो बाहर के लोग हैं जिनको रिप्लेसमेंट एप्पल दे सकता है उनको रिप्लेस करके दे रहा है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर हो, आपके फ़ोन के अंदर खुदा न खास्ता इस किस्म का कोई मसला आता है, तो आपको पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई भी वारंटी नहीं मिलेगी। तो आपने अगर आईफोन ले लिया हुआ 15 प्रो या प्रो मैक्स, तो आप दुआ करें कि उसके अंदर इस किस्म का कोई भी इशू ना आए, क्योंकि ये देखने के अंदर किसी किस्म का कोई सॉफ्टवेयर का इशू नहीं है जिसको एप्पल फिक्स कर देगा सॉफ्टवेयर के अपडेट के साथ। जिस तरह एप्पल ने ये कहा था कि भाई हीटिंग का जो मसला है ये सॉफ्टवेयर का मसला है, इसके अंदर कुछ एप्लीकेशन है जो कि ऑप्टिमाइज नहीं हुई, इसलिए नेक्स्ट अपडेट के अंदर उसको सोल्व कर दिया जाएगा। लेकिन ये मसला अगर आपके फ़ोन के अंदर आता है तो भाई इसका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर सोल्यूशन मौजूद नहीं है, आपको फिजिकली फ़ोन को रिप्लेस करना पड़ेगा। लेट्स सी कि ये मसला कितना ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि एकदम से ये निकल के आया पहले कुछ 1-2 हफ्तों के अंदर, मतलब कि ये सामने नहीं आया, अभी रिसेंटली ये सामने है। तो उम्मीद है कि ज़्यादा यूनिट्स के अंदर ये वाला मसला ना हो। अगर आप आईफोन 15 प्रो या प्रो मैक्स को लेने के बारे में सोच रहे हो तो ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि अभी मज़ीद 1 से 2 महीने आप वेट कर लो, ताकि एप्पल जो पीछे वाली साइड के ऊपर उनका जो स्टॉक पड़ा हुआ है या फिर कुछ अगर डिफेक्टिव पीस हैं डिस्प्ले के या फिर और भी कुछ पार्ट्स हैं, तो वो मसले सामने आ जाएं, आपको कोई डिफेक्टिव पीस ना मिले, स्पेशली तौर पर पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि भाई ये हमारी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है। इसके बाद मूव करें नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, तो ये है Xiaomi के फैंस के लिए। तो Xiaomi ने MIUI को ख़त्म कर दिया। लाइक Xiaomi के Redmi के फ़ोन के अंदर आप लोगों को जो MIUI सॉफ्टवेयर मिलता है उसको Xiaomi ने ख़त्म करके उसका जो नाम है वो चेंज कर दिया। अब जो नया नाम है वो है HyperOS। अब ये HyperOS क्या करेगा एज कम्पेयर टू MIUI, क्या हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, ये चीज़ तो हमें अगले साल पता चलेगी, क्योंकि अभी तक के लिए इसका नाम चेंज कर दिया गया। नाम चेंज करने की क्या रीज़न है ये अभी तक सामने नहीं आई। लेकिन Xiaomi इस HyperOS के ऊपर काफ़ी देर से काम कर रहा था, तकरीबन 10 सालों से भी ज़्यादा से वो काम कर रहे थे। उन्होंने इस नाम को चेंज करना ही था। पहले ये चीज़ कही जा रही थी कि सिर्फ चाइना के अंदर इस नाम को चेंज किया जाएगा, ग्लोबली MIUI ही चलेगा। लेकिन अब ये चीज़ कन्फर्म हो चुकी है कि पूरी दुनिया के अंदर Xiaomi की जितनी भी डिवाइसेज हैं, चाहे वो पोको के अंडर आती हैं, चाहे वो Redmi के अंडर आती हैं, आप लोगों को सारी डिवाइसेस के अंदर 2024 ऑनवर्ड्स HyperOS देखने को मिलेगा। जो अपडेट्स आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि इसके अंदर Xiaomi वाले जितनी भी डिवाइसेस हैं Xiaomi के इकोसिस्टम के अंदर आती हैं उनको आपस में कनेक्ट बेटर किया जाएगा, सॉफ्टवेयर को ओवरऑल इंप्रूव किया जाएगा। लेट्स सी के किस किस्म के हमें चेंजेस मिलते हैं। अभी तक के लिए सिर्फ नाम ही चेंज हुआ है। और जो Xiaomi की 14 सीरीज आएगी 2024 के अंदर, उसके बाद Xiaomi इसको अपडेट देगा और आपकी जितनी भी प्राइम डिवाइसेस हैं उनके अंदर HyperOS ही चलेगा। लेट्स सी के भाई ये चीज़ें किस साइड के ऊपर जाती हैं, कितना ज़्यादा Xiaomi अपने HyperOS को इंप्रूव करता है एज कम्पेयर टू MIUI, क्योंकि हम लोगों ने MIUI के अंदर काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल देखे हैं, उनको काफ़ी हद तक Xiaomi ने कवर कर लिया था। लेकिन ये जो HyperOS है ये क्या करता है, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद मूव करें नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि है Vivo के बारे में। तो Vivo ने अपनी V29 सीरीज को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया हुआ है, और मुझे समझ नहीं आई कि Vivo वाले पता नहीं किस साइड के ऊपर चल रहे हैं। सारी की सारी कंपनीज अपनी प्राइजेस को कम कर रही हैं, काफ़ी अच्छी प्राइजेस के ऊपर डिवाइसेस मिल रहे हैं, लेकिन भाई Vivo के जो नए फ़ोन आ रहे हैं वो कोई खास समझ के अंदर नहीं आ रहे। Vivo ने V29 और V29e को पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। अभी जो V29 सिंपल है उसकी प्री बुकिंग चल रही है और उसकी जो प्राइस है ये वो है 1,60,000 रुपये, और जो V29e है उसकी प्राइस अभी तक नहीं आई। हम लोग यहाँ पर V29 के ऊपर अगर सिंपली देखते हैं तो डिज़ाइन हमेशा की तरह Vivo के फ़ोन जितने भी होते हैं काफ़ी डिसेंट डिज़ाइन है। फ्रंट के ऊपर 6.7 इंचज़ का एक एमोलेड डिस्प्ले है,
120 के रिफ्रेश रेट के साथ साथ में कर्व टाइप का डिस्प्ले है, जो कि आज की डेट के अंदर कोई खास इतना ट्रेंडिंग डिस्प्ले नहीं है। लाइक अगर आपको एक नॉर्मल फ़ोन मिलता है, कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन मिलता है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि एक नॉर्मल फ्लैट डिस्प्ले वाला फ़ोन लूँ, क्योंकि भाई ये जो कर्व डिस्प्ले होता है ना तो इसका कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलता है और डिस्प्ले आपका अल्ट्रा रिस्क के ऊपर चल रहा होता है। आपका फ़ोन अगर गिरा तो भाई डिस्प्ले के लग जाएंगे। तो मुझे लगता है कि वीवो को ना इस चीज़ को इम्ब्रेस करने की बजाय कि आप कर्व डिस्प्ले दे रहे हो, इसको ख़त्म ही कर दो तो एक बेहतर चीज़ होती है। तो इसको आप कोई मेन हाईलाइटिंग फीचर नहीं समझ सकते। बैक साइड के ऊपर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाती है और वो भी एक ही सेंसर के अंदर मिलती है। मेन सेंसर के अंदर अल्ट्रा वाइड के अंदर आप लोगों को कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगी, जो कि 8 मेगापिक्सल का है। और साथ में उन लोगों ने कोई 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर लगा दिया, जिसका कोई खास फायदा नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि 1,60,000 के ऊपर आपको 2 कैमरे मिल रहे हैं, एक 50 मेगापिक्सल का और साथ में एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। और यहाँ पर इन लोगों ने कोई टेलीफोटो सेंसर देने की जहमत तो बिल्कुल भी नहीं की। अगर आपने थोड़ा सा जूम करना है फ़ोन के कैमरा को, दूर वाली पिक्चर लेनी है, तो आपको क्रॉप करना पड़ेगा पिक्चर को और जो क्वालिटी होगी वो काफ़ी कंप्रोमाइज़ होगी। तो मुझे ये लगता है कि वीवो को ये मोनोक्रोम श्रोम देने की बजाय एक टेलीफोटो सेंसर देना चाहिए, चाहे वो 3x तक ही जाता तो कोई आपको टेलीफोटो सेंसर नहीं मिलेगा। फ्रंट के ऊपर 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। प्रोसेसर की बात की जाए तो स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर है, जो कि अगेन इस प्राइस के हिसाब से इतना कोई खास डिसेंट प्रोसेसर नहीं है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 4600 mAh की बैटरी के साथ 80 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। मुझे ये लगता है कि स्मार्टफोन की प्राइस 1,10,15,20,000 तक होती है तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस होनी थी, क्योंकि जो स्मार्टफोन्स अब ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सस्ते हो चुके हैं। रेडमी ने अपने फोन की प्राइस को काफ़ी ज़्यादा कम किया है। वीवो आप लोगों को पता है कि ऑफलाइन मार्केट के अंदर डिज़ाइन सेंट्रिक ही चल रहा होता है, लेकिन अभी जो इसकी प्राइस होगी हुई ना, ये तो मुझे लगता है कि लिमिट को ही क्रॉस कर गई है। 1.5 लाख के अंदर वीवो का कोई फ़ोन मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा वैल्यू को ऑफर करता है। सॉफ्टवेयर की अपडेट्स का इतना खास ज़्यादा पता नहीं होता। ये मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर फ़ोन रहेंगे जो कि ऑलरेडी वीवो के इकोसिस्टम को यूज़ कर चुके हैं। लाइक इनकी जो कलर्स की रिप्रोसेसिंग होती है कैमरास के अंदर, जो कलर को रीजनरेट करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और पंची होते हैं। तो अगर आप वीवो का पहले से कोई फ़ोन यूज़ कर रहे थे V सीरीज़ का, तब आप इनके ऊपर देख सकते हो। ओवरऑल जो फ़ोन है ना, मुझे लगता है कि लिमिट को थोड़ी सी प्राइस ब्रैकेट की या फिर वैल्यू फॉर मनी की वो एक्सीड कर गए हुए हैं। V29 लेट्स सी के कितने का आता है, अभी उसकी जो प्राइस है वो सामने नहीं आई। इसके बाद मूव करें नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि है मेरी पर्सनल अपडेट। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि टेलीनॉर पाकिस्तान के अंदर भाई काफ़ी ख़राब चल रहा है। ये कोई मरने की कगार के, मरने की मतलब के एज के ऊपर आए हुए हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जब लाइट जाती है ना तो टेलीनॉर के सिग्नल चले जाते हैं, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा इससे भी वर्स हो चुकी हुई है। पहली बात तो ये है कि जब लाइट जाएगी तो टेलीनॉर के सिग्नल बिल्कुल भी नहीं आएंगे। दूसरी बात ये है कि रात के वक्त इनके सिग्नल वैसे ही नहीं आते। लेकिन अगर आप लोग 12 बजे के बाद देखते हो ना तो टेलीनॉर के कोई सिग्नल ही नहीं आ रहे होते, कभी बिल्कुल चले जाते हैं, कभी 1-2 आ जाता है। अभी मेरे साथ सीन क्या हुआ कि मैंने KFC के ऊपर ऑर्डर दिया। अब KFC वाले क्या करते हैं कि फूड पांडा के थ्रू ऑर्डर लेते हैं, लेकिन वो जो डिलीवरी करते हैं वहाँ पर वो अपने जो डिलीवरी बॉयज़ हैं उनको सेंड करते हैं, वो मैप को यूज़ नहीं करते फूड पांडा के, इसलिए वो कॉल करके एड्रेस को कन्फर्म करते हैं। मैंने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, लेकिन बाद में भाई मेरे टेलीनॉर के सिग्नल ही चले गए। वो कॉल करते रहे, उनकी कॉल मिली नहीं, उन लोगों ने मेरा ऑर्डर जो है ना वो कैंसिल कर दिया और मेरे पैसे भी कट गए, क्योंकि मैंने पहले ही पेमेंट कर दी थी कार्ड के थ्रू। तो टेलीनॉर की वजह से, सिग्नल ना होने की वजह से मेरा जो एड्रेस है वो कंफर्म नहीं हुआ। उन लोगों ने मेरा जो है ना 600 पता नहीं 30-40 रुपए का नुकसान करवा दिया। तो आपको ये बेस्ट एडवाइस है कि आप अगर टेलीनॉर की सिम बाय करने वाले हो तो अपने एरिया के अंदर सर्वे लाजमी तौर पर कर लीजिएगा, क्योंकि भाई जहाँ पर मैं रहता हूँ ना, पिछले 1-1.5 साल से मैंने काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स भी की हैं, किसी किस्म की कोई भी बेटरमेंट नहीं आई। तो टेलीनॉर की सिम लेने से पहले आप सोच लीजिएगा, रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ये तो एक मसला ना, अगर खुदा न खास्ता आपको कोई एमरजेंसी है तो भाई भूल जाएं कि मैं कोई कॉल कर सकूंगा टेलीनॉर को यूज़ करके, स्पेशली अगर रात का वक्त है। तो ये काफ़ी एक वियर्ड सा सीन चल रहा है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्योंकि नेटवर्क की बात की है, तो जो नेक्स्ट अपडेट है ये भी नेटवर्क के बारे में ही है, लेकिन ये 5G के नेटवर्क के बारे में। अब कुछ दिन पहले हम लोगों ने इस अपडेट को डिस्कस किया था कि पाकिस्तान के अंदर 5G को प्लान किया जा रहा है कि आने वाले 10 से 11 महीनों के अंदर रोल आउट कर दिया जाए। इसको लेके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें की जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अभी रिसेंटली एक अपडेट आई है कि पाकिस्तान के जो IT मिनिस्टर हैं उन्होंने मीटिंग की है दुबई वगैरह के अंदर। जो मलेशिया के IT मिनिस्टर हैं उनके साथ उन लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की है कि 5G को रोल आउट करने के लिए कौन सा रोड मैप हमें लेना चाहिए, जो पॉलिसीज होनी चाहिए वो किस किस्म की होनी चाहिए, क्योंकि मलेशिया के अंदर ऑलरेडी 5G आ चुका हुआ, पाकिस्तान के अंदर अभी तक आया नहीं है। तो IT मिनिस्टर्स के आपस में यही डिस्कशन हुई है कि हमें पाकिस्तान के अंदर 5G को अगर रोल आउट करना है तो हम लोगों ने कौन सी पॉलिसीज को बनाना है और कौन सा हम लोगों ने रोड मैप लेके चलना है, ताकि हम लोग 5G को ज़्यादा तेज़ी के साथ पूरे पाकिस्तान के अंदर रोल आउट कर सकें। अब अगर हम लोग ओवरऑल इलेक्शंस के ऊपर देखते हैं तो मुझे ये लगता है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले
तकरीबन 1 साल के अंदर मैक्सिमम अगले साल के यानी कि मिड तक पाकिस्तान के अंदर 5G कुछ बड़े सिटीज़ के अंदर रोल आउट कर दिया जाएगा। लेकिन ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि भाई जो 5G के पैकेजेस होते हैं और जो सर्विसेज होती हैं किस किस्म की मिलती हैं, क्योंकि रोल आउट करने को तो 4G भी पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी रोल आउट पता नहीं कितने साल पहले हो चुका हुआ है, लेकिन जो सर्विस हमें मिलती है टेलीनॉर का आप लोगों को मैंने अभी बताया। इसके अलावा जो ओनिक है भाई वो भी जलील कर रही है टोटली तौर पर, उसकी भी खास सर्विस मुझे मिल नहीं रही यहाँ पर। तो नेटवर्क्स को लेकर पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा वियर्ड सा सीन ही चल रहा है। लेट्स सी कि 5G को अगले साल के मिड तक रोल आउट एक्चुअल में किया जाता है या फिर नहीं किया जाता, क्योंकि आपको पता है कि जो सिचुएशन चल रही है गवर्नमेंट की या फिर पॉलिटिशियंस की वो काफी ज्यादा नाजुकी चल रही है। तो अगर ये वाला IT मिनिस्टर नहीं रहता, नेक्स्ट कोई और आता है, तो वो किस तरह अपनी प्रायोरिटीज़ के अंदर 5G को लेकर चलता है, ये बात हमें देखनी पड़ेगी। बस आज के लिए यही अपडेट्स ही, मैंने काफ़ी कम अपडेट्स को शामिल किया। आने वाले टाइम के अंदर हम लोग सारी अपडेट्स को कवर कर लेंगे और मेरी पूरी कोशिश है कि भाई अब मैं एक्टिव हो सकूं, मैं अपने आप को ज़रा फोर्स करके वीडियोस को बना सकूं, क्योंकि काफ़ी सारा वेट सा सीन चल रहा है। क्योंकि क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, आप लोगों को मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।